नमस्कार, आदाब। प्रतीक्षा मैं आपके साथ इस्तकबाल करती हूं आपके अपने और ख़ास प्रोग्राम में पैगामे हिंद, जिसका नाम है। और इस वक्त हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भाषा, भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी तहजीब को विश्व के मुल्क के तमाम उन देशों तक पहुंचाती है जिससे कि भारत का नाम और हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। इसी संदर्भ में आज हम विस्तार से गुफ्तगू करने के लिए दो बेहद खास मेहमानों के साथ आपके सामने आए हैं। और सबसे पहले तारुफ करा देते हैं हम अपने उन दोनों ही मेहमानों का। हमारे साथ मेरी दाहिने तरफ आप देख रहे हैं अलका सिन्हा जी बैठी हुई हैं, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में राजभाषा सहायक निदेशक के पद पर हैं और तमाम ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जो कि हिंदुस्तानी भाषाओं से जुड़ी हुई हैं और हिंदुस्तानी भाषाओं के प्रचार प्रसार में आगे आती रही हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर विकास शर्मा जी, जो कि शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, उन्होंने विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। और कैसे ये विश्व के पटल पर भारत या हिंदुस्तान, अलग मुल्क, ये भारतीय भाषाएं बनाती हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चलिए तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलका जी से जानते हैं कि अलका जी, जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तानी भाषाओं ने एक पकड़ बनाई है, एक किरदार निभाया है, एक अहम भूमिका निभाई है विश्व के पटल पर भारतीय संस्कृति को पहुंचाने के लिए या भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए। कैसे देखते हैं आप इसको? आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी शुरू में ही आपने ये बात रख दी कि भाषा और तहजीब या संस्कृति जो हैं वो आपस में इतने गुत्थम गुत्था हैं या इतने हाथ पकड़ कर चलते हैं कि तहजीब से भाषा निकलती है और भाषा से तहजीब का पता चलता है। तो दोनों, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, उसके जन्म के संस्कार से लेकर उसका जो अंतिम संस्कार होता है, वहाँ तक की सारी यात्रा को, वहाँ तक की सारी जो उसका जो सफ़र है, उसको जब आप शब्दों में बयां करते हैं, उस समय आप शब्द गढ़ते हैं, एक एक शब्द उसे गढ़ता है और उसके भीतर से उसकी सारी जो पीछे की परंपरा है, जो रीति रिवाज हैं, वो निकल कर के आते हैं। तो जब आप कोई भी बात कहते हैं उन शब्दों का सहारा लेकर के, तो आपकी बात के पीछे एक पूरा का पूरा समुदाय खड़ा होता है, एक पूरी की पूरी दुनिया खड़ी होती है। उसके रीति रिवाज, उसके परंपराएं, उसके विचार उसके साथ होते हैं। तो कई बार शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि शब्द जो है वो बड़ा मारक होता है। हथियार से भी ज़्यादा जब वो मार करता है तो किसी हथियार से भी ज़्यादा मारता है। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे एक इतनी बड़ी परंपरा होती है कि वो अपने आप में इतना समृद्ध, इतना भरा पूरा होता है। तो ये जो हमारे पास शब्द संपदा है, जो हमारे पास भाषा है, यही एक पहचान दिलाती है हमें मुल्क के दूसरे हिस्सों में। क्योंकि अगर देखें विश्व के दूसरे हिस्सों को, तो हमें हमारी भाषा के नाम पर ही बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। हमारी संस्कृति को अगर विस्तार मिला है तो हमारी भाषा, तो हमारी जो सोच है, खास करके जैसे अगर आप कहें कि हमारी जो आध्यात्मिक सोच है, अगर हम ये भी ले लेते हैं, या जो भी जहनी तौर पर हम जो समझते हैं, अगर उस बात को हम रखते हैं तो हम पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हटकर, एक जो खुलापन है हमारी अपनी तहजीब में, वो खुलापन जो है, हर तरह के रंग, हर तरह की खुशबुएं हमारे एक साथ चलती हैं हमारे देश में। तो वो जो एक हमारी खासियत है, वो हमें और दूसरी दुनिया के किसी भी मुल्क से अलग खड़ा करके रखती है। बिल्कुल। और ये भाषा के जरिए हम उसे संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब, अनेकता में एकता कहते हैं, डाइवर्सिटी जो है वो भारत की पहचान है दूसरे देशों में। जब हम हिंदुस्तानी भाषाओं की बात करते हैं, बतौर प्रोफेसर आप उसे कैसे देखते हैं और आने वाली पीढ़ियां उसे कैसे देखें, इसके लिए हम क्या सोचते हैं? क्योंकि विश्व में एक अलग अहम रोल, एक अलग किरदार निभाता है भारत। जब हम भारत की बात करते हैं विश्व पटल पर, तो हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, शायद वही इसे इतना मजबूत बना रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज जो भारत है और पूरे विश्व में भारत की तरफ अगर कोई व्यक्ति देखता है, मतलब जो विदेशी व्यक्ति है, वो सबसे ज़्यादा तहजीब की वजह से ही देखता है कि भारतीय जो तहजीब है वो पूरे संसार में आज अलग है। जहाँ आपने संस्कृति की बात करी है, तो कहते हैं जो भारतीय संस्कृति है, आपने कहा अनेकता में एकता है, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत में लगभग 1971 की जनगणना के अनुसार 1652 भाषाएँ भारत में बोली जाती रही हैं, और उनमें से जो 33 भाषाएं ऐसी हैं जिनके आप कहोगे कि जो बोलने वाले लोग हैं वो 10 लाख या 10 लाख से अधिक थे। और आज अब हमारे देश में देखोगे राष्ट्रभाषाओं की संख्या जो है 8वीं अनुसूची में वो 22 भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। तो भारत जो है वो पूरे संसार में एक अलग प्रकार का देश है,
और जो सबसे ज़्यादा जो पहचान है, जो पूरा विश्व यहाँ मतलब आके आप ये कहोगे कि अचंभा मानता है, अचरज मानता है कि इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतनी बोली है, और फिर भी एक साथ एक सूत्र में बंधा हुआ है। उसकी वजह ही ये हमारी तहजीब है। कहते हैं कि सदियों रहा है दुश्मन, है ना, मतलब दौरे जहाँ हमारा, और आज भी वो हस्ती मिटी नहीं है। मतलब आप देखोगे कि ईरान की जो संस्कृति थी, वो तहजीब आज वो नहीं बची है। यूनान था, यूनान की भी आज वो नहीं बची है। जो सबसे पुरानी तहजीब अगर किसी देश की बची हुई है तो वो भारत है। और उसकी वजह ये रहा है कि जो हमारी भाषाएं हैं, वो भाषाएं जो हैं वो उस परंपरा से कटी नहीं है। हमारे जो हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, तब से लेकर और आज तक हमारे जो पूर्वज थे उससे वो हस्तांतरित होती रही हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर अपने जड़ों से अगर हमें उन्हें जोड़े रखना है तो उस भाषा के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से जो अपनी जातीयता की पहचान है वो हम उनमें ट्रांसफ़र कर पाएंगे, है ना। तो आने वाली जो पीढ़ी है, मुझे लगता है कि अगर हम अपनी भाषाओं से उनको जोड़ पाएंगे तो हमें कोई नहीं हिला सकता। यानी हम ये समझे प्रोफेसर साहब कि जो भाषाएं हैं, हमारी हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, वो इतनी मजबूत हैं, इतनी उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि शायद जो भारतीय संस्कृति या भारतीय विरासत जो हम आज तक संजोए हुए हैं, उसमें बहुत अहम इनका किरदार रहा है हमेशा से ही। उसकी कुछ वजह हैं जी, है ना। आप ये देखोगे कि आज संसार में यूएनओ को देखिए आप, मतलब उसमें 5 भाषाएं हैं, वो 5 आधिकारिक भाषाएं पूरा संसार आज पढ़ रहा है। मतलब भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जब हमारे वजीर आजम जाते हैं तो वो हिंदी में वहाँ संबोधन करते हैं। सुषमा स्वराज गई थी इसके पहले तो उन्होंने भी हिंदी में संबोधन किया। तो हालांकि उस पर अगर आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, इसका मतलब कि वो एक्सेप्टेंसी है, बिल्कुल वो उसको स्वीकार किया जा रहा है। देखो, मैंने बताया ना आपको, जैसे यूएनओ में 5 भाषाएं हैं, आज पूरे संसार में वो उन 5 भाषाओं का खूब बोलबाला है। पर उससे अगर कोई भी देश उन 5 भाषाओं को अपनाता है तो उससे वो अपने देश की संस्कृति को नहीं बचा सकते। मान लो वो 5 भाषाएं यहाँ पर लागू कर देता है, 5 भाषाएं उसको सीखते हैं, तो उससे आप जो फ्रेंच में अगर बच्चों को हम फ्रेंच सिखाते हैं तो फ्रांस की संस्कृति सिखाएंगे ना, अपनी तहजीब कैसे सिखाएंगे। तो वहीं आती है कि हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, अगर हम अपनी भाषाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको उनसे जोड़ते हैं, तो आज जिस भारत की हम बात करते हैं, वो जो भारत है वो अगर आने वाले समय में आपको कहना है कि उसको उन्नति करनी है, जो विकसित राष्ट्र बनना है, तो अपनी भाषाओं में ही हम उस मतलब जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में उसका विकास हो सकता है। बिल्कुल भाई। मैम, अगर जिस तरीके से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जो संस्कृति हमारी अगर आज तक जीवित है, जो पुरानी यूनानी संस्कृति रही या ईरानी संस्कृति रही, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई, ख़त्म हो गई, तो ये जो भारतीय संस्कृति है, क्या हम इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए विश्व पटल पर या दूसरे मुल्कों के सामने इसको भेजने के लिए, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्या भारतीय और हिंदुस्तानी जो भाषाएं हैं उनको और ज़्यादा कुछ मजबूत करने की आवश्यकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये तो अनएंडिंग है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ऐसे तो आप जितना मजबूत करते जाएं, ये तार उतने मजबूत होते रहेंगे, और इनको हमेशा मजबूत करने की और रवां करने की ज़रूरत है। कहते हैं पानी ठहर जाता है तो पीने लायक नहीं रहता, और भाषा को कबीर ने कहा है कि ये तो बहता नीर है। तो अगर ये बहता नीर बना रहेगा तभी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसकी जो स्वीकार्यता जिसको आप कहते हैं ना, वो तभी कबूल कर सकते हैं आप, अगर वो ताज़ा बना रहेगा। तो इसके लिए आपको आते वक्त में, अब देखिए आज के समय भाषा ने अपने रंग रूप को बहुत बदल लिया है। आप एक वक्त था कि हिंदुस्तान में तत्सम वाली हिंदी बोली जाती थी, या वैसी उर्दू जो कि पढ़े लिखे लोगों के तबके वाले लोग पढ़ा करते थे, बोला करते थे। आज के वक्त में हर कोई बात करता है, क्योंकि ज़बान जो है देखिए हर किसी को है, और हर कोई आपस में बात करेगा। तो आप जब उस बात को हर किसी के समझ में आने वाली ज़बान में नहीं बोलेंगे तो आपका पांडित्य, आपकी जो एजुकेशन है वो किसी काम नहीं आएगी। यहाँ तक कि आज तो आप देखिए मादरी ज़बान में तालीम तक दिए जाने की बात हो गई है। तो अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो आपको जड़ में सींचना पड़ेगा। इसी विषय पर मैं आ रही थी, जो हमारे यहाँ अभी जो शिक्षा पद्धति में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उस पर प्रोफेसर साहब से भी चर्चा होगी। जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें मातृभाषा को बड़ा जोर दिया गया। हमारे वजीर आजम भी शुरू से कहते रहे हैं कि जो मातृभाषा है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करेंगे।
तो उसे लेकर आपको क्या लगता है, जैसे जिस बदलाव की बात हम कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि ठहराव नहीं होना चाहिए, जी। तो शायद ये वही कदम है जो कि बदलाव के साथ हो रहा है कि हमने शिक्षा पद्धति में भी जो बदलाव किया है उसमें से शामिल किया है। कैसे आप देखती हैं कि अगर हमने शिक्षा पद्धति में से बदलाव किया और मातृभाषा पर जोर दिया तो कितना असर आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि बदलाव नहीं किया, बल्कि हम अपनी पुरानी जगह पर लौटे हैं वापस। क्योंकि शुरुआत भी ऐसे हुई थी कि हम लोग छठी में जाकर के अंग्रेजी पढ़ते थे। अभी हुआ क्या है, एक थोड़ी सी मानसिकता वाली बात हो गई है कि लोगों को लगता है अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। तालीम का पैमाना जो है वो अंग्रेजी हो गया। तो वो थोड़ी सी एक हमारी सोच की बात है, मतलब वो कहीं उसमें शिक्षा पद्धति शिकायत नहीं है, हमारी सोच से है। और वो सोच भी शायद इसलिए क्योंकि हमने उसको शुरुआत से उस तरह से लिया ही नहीं। अगर आप जड़ों में सीखते हैं, देखिए छोटा सा बच्चा है, वो नहीं जानता कोई सी भी भाषा, मगर वो अपने ज़बान में अपनी तरह से अपनी माँ से हर बात कर लेता है। अभी वो रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, अभी वो रो रहा है, उसे भूख लगी है, अभी वो रो रहा है, उसे सोना है, माँ समझ लेती है। तो ये कौन सी ज़बान है, ये इसकी तालीम उसने कब पाई? तो ये जो एक बंधन है जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो उसका माँ के साथ रिश्ता बन जाता है, वो रिश्ता अगर आप भाषा के साथ अपने लोगों का बनाना चाहते हैं तो आपको जड़ से इसको उठाना पड़ेगा। जब इसीलिए मातृभाषा कहते भी, इसीलिए इसको मातृभाषा कहते हैं। मादरे ज़बान, मातृभाषा जो बिल्कुल आपकी जड़ से जुड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता, उस वक्त जो वो बोली बोलता है और जो वो सुनता है, इसलिए कहते हैं कि आप सपने किस भाषा में देखते हैं। आप सपने क्यों अपनी भाषा में देखते हैं? क्योंकि आप उसको हर वक्त वो आपके साथ चल रहा होता है। जिस वक्त आप बाहर भी नहीं आए होते गर्भ से, उस वक्त भी आप उस भाषा को सुन रहे होते हैं। तो इसलिए उस भाषा का बने रहना और उस भाषा का रवानगी में रहना बड़ा ज़रूरी है। आवश्यक है, ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैम ने अभी कहा कि रवानगी उसकी बहुत ज़रूरी है, तो रवानगी तभी संभव है जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो दें, कुछ दें, उस संदर्भ में दें। तो जब हम देखते हैं कि हमारी मातृभाषा पर हमारी शिक्षा में भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं इसलिए भी ये सवाल लाजमी हो जाता है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? वो बच्चे उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे कैसे ग्राह्य करेंगे कि हाँ हमारी जो मातृभाषा है वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सरकार है, इनके जो कदम है या वजीर आजम की जो कोशिशें हैं वो इस लिहाज से हैं कि मातृभाषा को मजबूत किया जाए, हिंदी, उर्दू, जो भी हमारी मातृभाषा है उसे मजबूत किया जाए। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अलका मैडम ने भी बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। पर इस बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि हम विदेशी भाषा के चक्कर में ऐसा पड़ गए और वो मानसिकता हमारी ऐसी बदलती चली गई कि हमने अपनी भाषाओं को वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो अधिकारिणी थी, है ना। अब इस सरकार ने ये अच्छा काम किया है कि उन्होंने जब भाषा नीति बनाई है तो उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषाओं में ही अनिवार्य रूप से दी जाए, है ना। और उच्च शिक्षा में भी अगर कोशिश करें कि जो स्कूल हैं या जो कॉलेज हैं वो इसको आगे तक भी चला सकें, है ना। तो अब आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चे मतलब मातृभाषाओं से जुड़े हैं। देखो जी, जितने भी अब तक वैज्ञानिक शोध हुए हैं उन सभी वैज्ञानिक शोधों में एक बात सामने आई है कि बच्चे को जो प्रारंभिक ज्ञान है वो चाहे अपनी भाषा का हो, ज्ञान के कोई भी विषय हो, वो उसको जितना भी आप मातृभाषाओं में दोगे तो वो बहुत सरल तरीके से बहुत ग्राह्य हैं। एक विदेशी भाषा, एक वो भाषा जो उसने कभी सुनी नहीं है, उसमें अगर आप उसको ज्ञान दोगे तो उसके लिए वो हवा होगी और वो आप ये मान के चले कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त मानसिक दबाव होगा। मतलब वो रटने की प्रवृत्ति उसके अंदर आप पहले से ही पैदा कर रहे हो, वो सहज नहीं होगा। अगर उसको सहज बनाना है, उसको ग्राह्य बनाना है, तो उसको उसकी मातृभाषाओं में ही तालीम देनी होगी, है ना। और जैसे अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बंगाली विद्यार्थी है, वो जो पहली कक्षा में जाता है, अब वो 5 साल तक अपने घर में उसकी जो मातृभाषा है वो बंगाली है, वो बंगाली में ही अपना व्यवहार करता है। उसने अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो अनौपचारिक रूप से उसने अपने परिवार से जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण करी है, उसकी भाषा रही है बंगाली। अब वो जाता है और उसको पहली कक्षा में एक विदेशी भाषा, मान लो वो अंग्रेजी है, और उस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उसको विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसको गणित पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो उसके सर के ऊपर से जाएगा। हम ज़बरदस्ती उसको घर में, हो सकता है कि आप उसको 2-2, 4-4 घंटे तक उसको हो सकता है कि जो विज्ञान का जो पहला पाठ है उसको पढ़ाएं। अगर उसको बंगाली भाषा में उसका अध्यापक पढ़ाता है तो मुझे लगता है कि वो जो कक्षा में जो पढ़ाया गया है उससे ज़्यादा वो हो सकता है जानता भी हो,
बल्कि उसे पढ़ाई नहीं लगेगी। अगर उसको अपनी बिल्कुल। ज़बान में पढ़ने को मिलेगा, उसे ये महसूस नहीं होगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। अभी क्या होता है, वो एक चीज़ को सुनता है, रिसीव करता है, ट्रांसलेट करता है, उसके बाद जाकर के एक्सेप्ट करता है। तो 3 स्टेजेस हो जाते हैं। तो उसमें एक स्टेज तो आप काट ही सकते हैं अगर आप तो उसको सरकार का ये जो कदम है निश्चित ही तारीफ का है। जिस तरीके से अलका मैम भी कह रही हैं कि अगर अपनी भाषा होगी तो निश्चित तौर पर बच्चों को जो एक्सेप्टेंसी होगी, जो ग्राह्य होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा। इससे और एक स्तर आगे बढ़ते हैं मैम, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानी भाषाएं जो हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को मजबूत किया है। कुछ ऐसे विशेष बिंदु भी हैं, आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार निभाया है। कला, साहित्य, सिनेमा, ये वो मतलब विषय हैं जिनको आप भाषा के विस्तार में या भारतीय संस्कृति के विस्तार से अछूता नहीं रख सकते। एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। इसके बिना बात ही पूरी नहीं हो बात सकती। ही पूरी नहीं हो सकती है। इसको थोड़ा जब सा आप प्रकाश डालें। विदेश में जाते हैं तो आप किसी भी कोई सा दुनिया का कोई सा कोना चले जाइए, आपको हिंदी गाने ना सुनाई देते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें हिंदी नहीं आती होगी, पर वो इतनी सुंदर भाषा में बिल्कुल अच्छे उच्चारण के साथ, उनका तलफ़ुज़ वगैरह इतना बढ़िया होता है कि आप उसे सुने और आपको लगेगा नहीं कि ये नहीं समझ रहे, बिना समझे गा रहे हैं। तो वो उसको बिल्कुल जो जैसा सुन रहे होते हैं कान, उसी तरीके से उसको दोहराते हैं। मैं आपको बात करूं, इसमें एक घटना मुझे याद आई कि हम लोग एक हिंदी को लेकर के कार्यक्रम किया करते थे कि विदेशों में हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता करते थे, और जो बच्चे उसमें टॉप 10 बच्चे होते थे, उनको बदले में उनके पुरस्कार के तौर पर हम हिंदुस्तान घुमाया करते थे। तो जब वो आते थे तो वो बच्चे कुछ कुछ सीख के आते थे, हमारे कवियों को पढ़कर आते थे, हमारा लिटरेचर, हमारी चीज़ें, और उनका पहले से भी शौक़ होता था। तो वहाँ आए तो एक बच्ची ने वहाँ पर मुझे गा के सुनाया, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो मुझे बड़ी उत्सुकता जगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप जो गा रही हैं, क्या आप इसका मीनिंग जानती हैं? तो उसने कहा बिल्कुल जानती हूँ। तो मैंने कहा मालिक से आपका क्या मतलब है? तो मतलब ये सचमुच मुझे हैरान करने वाली बात थी कि मुझे लगा मालिक को वो कैसे ट्रांसलेट करने वाली है, लेकिन उसने कहा गॉड। तो अगर आप मालिक से गॉड को समझ पाते हैं, मालिक से आप अपने मास्टर को नहीं समझ रहे, मास्टर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो उस गॉड को या जिस भी आप पावर को मानते हैं उस तरफ इशारा कर रही है, तो इसका मतलब कि आप सिर्फ भाषा को या गाने को नहीं रट रहे, आप उसके पीछे के उस कल्चर को भी रट रहे हैं। ये सब गर्व का मौका भी होता है कि आपकी जो सिनेमा है वो, जब आप बाहर जाते हैं और आप खास करके तब जब सुनते हैं इन चीज़ों को, और वो जो नहीं जानता भाषा, ये तो जानती थी बच्ची और हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में जीत कर आई थी, पर जो बच्चे नहीं जानते वो भी वहाँ पर गा रहे होते हैं बड़े मस्ती में, उनको नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारी भाषा इस तरीके से घुल मिल गई है जैसे चाय में चीनी मिल जाती है, अब अलग नहीं कर सकते आप उसको। तो उसके साथ साथ जो है ना, कई चीज़ें एक पैकेज डील की तरह से चली जाती हैं। तो उसके साथ हमारी बहुत सारी बातें गई हैं, हमारी संस्कृति को लेकर के जो हमारी पिक्चर्स गई हैं, उन पिक्चर्स में खास करके बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी फिल्मों का। तो उन्होंने जो कुछ दिखाया है वहाँ पर, जिस तरह की तस्वीर पेश की है, जिस तरीके के किरदार खड़े किए हैं, वो सब कुछ मिला करके हमारे देश की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। उसके बिना शायद मुझे लगता है कि आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख कर रख दें मोटे मोटे, उसको उतना ना तो पहले रिसीव करेंगे लोग, पढ़ेंगे नहीं, उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना कि 1-3 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्म में आप 2, 4, 10 किरदारों के साथ और घटनाओं के साथ उसको खड़ा करते हैं पूरी इमेजरी। अगर आप विदेशी मुल्क में देखें तो वो हमारे राइटर्स को, हमारे लेखकों को पहचानते हैं, हमारे आर्टिस्ट को पहचानते हैं, हमारी जो कविताएं हैं जो लेखकों ने लिखी है वो उन्हें रटी हुई होती है, भले उसका पर्याय मीनिंग बहुत ज़्यादा ना समझ में आ रहा हो। नहीं, वो समझ रहे होते हैं, उसका मीनिंग भी समझ रहे होते हैं। बल्कि मुझे कई बार लगता है कि हमारे देश में शायद वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे देश में उस तरीके से नहीं समझते जितनी अच्छी तरीके से वो लोग समझते हैं। और वो जानते हैं कि इसकी कौन सी वो बारीक सी चीज़ है जो इसको भीड़ से अलग करती है। ये क्यों इतने बड़े कवि होते हैं, ये क्यों इतने बड़े कहानीकार होते हैं, क्या ऐसी खास बात होती है इनके भीतर, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उसकी मुझे लगता है, जो बात आप शुरू में ही कह रही थी, कि जब आप कहानी के ज़रिए या कविता के ज़रिए आप अपनी बात रखते हैं, उसके पीछे आपकी जो पूरा जो फ़लसफ़ा होता है, आपकी ज़िंदगी को जीने का जो फ़लसफ़ा है, किसी के साथ बर्ताव करने का जो आपका तरीका है, वो उभर कर आता है। और वो आपको ना पूरी भीड़ से बिल्कुल जुदा कर देता है। यानी कला, साहित्य, सिनेमा, ये बहुत मजबूत पिलर्स हैं, बिल्कुल खंबे हैं जो कि भारतीय संस्कृति के बढ़ावे में, विरासत को आगे ले जाने में बहुत कारगर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अलका जी बता रही हैं, प्रोफेसर विकास, एक बहुत अहम बात जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है वो ये कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं।
जी। हम अगर आज हम अपनी हिंदुस्तानी भाषाओं की बात करते हैं, जिससे कि हम ये मानते हैं कि वो हमारी विरासत को आगे ले जा रही हैं, जैसा कि मैम भी कह रही थी कि विदेशी जमीन पर लोग गाने सुनते हैं, हमारे साहित्य कविताएं पढ़ते हैं। जब हम डिजिटल युग में हैं तो हम इसका विस्तार और कैसे करें, क्या और इसमें जोड़ें कि इसका और ज्यादा विस्तार होता रहे और हमारी संस्कृति यूं ही दूसरे मुल्कों से अलग दिखती रहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है। एक समय तक ऐसा था कि माना जाता था कि जो संस्कृत भाषा है वो ओल्ड फैशन्ड हो गई है ना। हमने कहा कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। भारत में जितने भी भाषा परिवार हैं उसमें अधिकांश जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से निकली हैं। और एक समय ऐसा आया जब हम कहने लगे थे कि संस्कृत बहुत पिछड़ जाएगी, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना काम संस्कृत भाषा में डिजिटल में हो रहा है शायद विश्व की किसी भाषा में नहीं हो रहा। ये कुछ लोगों के लिए नई बात हो सकती है। जर्मनी पूरा लगा हुआ है संस्कृत भाषा में काम करने के लिए, मतलब भारत से ज़्यादा आज जर्मनी में संस्कृत भाषा की डिमांड है। आप ये देखिए वहाँ पर कंप्यूटर से जो रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप, ये हमने नहीं कहा, विदेशी भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे वैज्ञानिक भाषा है। देवनागरी लिपि संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है कंप्यूटर की दृष्टि से, जबकि हम ज्यादातर भाषाओं को कला की श्रेणी में रखते हैं। जो आर्ट साइड स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मानते हैं कि भाई अगर हम भाषा पढ़ रहे हैं तो हम आर्ट साइड स्टूडेंट्स हैं, हमारा विज्ञान से या साइंस से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो हमें बाद में पता चला और ये वैज्ञानिक रिसर्च है। एक भारत का दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि मतलब 1947 के बाद से, 47 से पहले तो कई वर्षों तक हम, मतलब आप कह सकते हो कि जो सत्ता थी वो अपनी नहीं थी, मान लो वो विदेशी सत्ताएं थी, पर 47 के बाद से भी हमारे यहाँ अनुसंधान या रिसर्च को उस प्रकार से बढ़ावा नहीं मिला। और जैसा कि अपना हमारा विषय है संस्कृति और भाषा, और भाषा और संस्कृति को लेकर तो इतने अनुसंधान हुए ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं पर जो काम होना चाहिए, जितने भाषा सर्वेक्षण होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए हैं। अब मतलब ये सरकार भी है, भाषाओं को लेकर काफ़ी काम चल रहा है। जैसे कि हमारे वजीर आजम हमारी अपनी भाषा जो है, मतलब स्वयं गुजराती होते हुए हमारी अपनी राजभाषा हिंदी को अपनाते हैं। उनका कहीं ये नहीं है कि मैं गुजरात से हूँ तो मुझे गुजराती करना है। जो भारत में एक समय तक जो अपनी ही भाषाओं के बीच एक भेद उत्पन्न किया गया है ना, तो वो भेद हमारे वजीर आजम हैं वो उसको समाप्त करते हैं। महात्मा गांधी ने भी, चाहे वो गुजरात से रहे हों, बाल गंगाधर तिलक हों, लाला लाजपत राय हों, आप देखोगे कि पूरा एक इतिहास है हमारे पास। स्वतंत्रता सेनानी चाहे वो किसी भी भाषा से संबंधित हों, किसी भी राज्य से संबंधित हो, सब ने एक सूत्र में जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा की संकल्पना करी, सभी ने हिंदी को माना। और यहाँ एक बात और भी हमें देखनी होगी कि जो हिंदी भाषा है वो अपनी भाषाओं की, जो हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं, उनकी वो एक प्रकार से आप कह सकते हो एक रानी बनकर वो उभर रही है। मतलब वो जो भाषाएं हैं, दूसरी भाषाएं, वो उनके साथ उसका कोई अलगाव नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, साथ साथ चल, वो साथ साथ चल रही हैं, है ना। देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा, एक मान लो वृक्ष है तो उस वृक्ष के साथ में जड़ भी हैं, टहनियाँ भी हैं। अगर सारे वृक्ष को एक साथ अगर पल्लवित होना है तो सभी का योगदान होता है, परंतु हम उसका नाम तो एक ही देते हैं कि मान लो ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। तो हिंदी उसी प्रकार से एक भारतीय भाषाओं का एक वृक्ष है, क्योंकि आप जितने भी जानकार होंगे तो हिंदी अपने आप में अगर ये कहो तो कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जो अलग से निकाली गई है। हिंदी ने सब कुछ अपने भारतीय संस्कृति से ही सब कुछ लिया है। जो भारतीय भाषाओं से ही हिंदी पल्लवित हुई है, वो चाहे वो संस्कृत से हो, चाहे वो पाली हो, प्राकृत हो। आप हिंदी का एक विकास क्रम भी देखेंगे तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश। हो सकता है आज कई जगह और बीच में भी मतलब उसके अलग अलग विभाग खुले, पाली अलग भाषा पढ़ाई जा रही है, संस्कृत अलग भाषा है, परंतु हिंदी को हम जब उसके विकास क्रम को देखते हैं, उसके इतिहास को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वैदिक संस्कृत से। फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, यानी उन सभी शब्दों को लेकर आज वो हिंदी खड़ी हुई है। आज आप हिंदी को देखो तो आप हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को देखो तो हजारों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। मराठी की तो लिपि भी वही है, देवनागरी लिपि है। मराठी का शब्द कार्यक्रम है, लोग कहेंगे नहीं ये तो हिंदी का शब्द है, और मराठी में भी कार्यक्रम है और हिंदी में भी हम कार्यक्रम बोलते। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे एक भाग में समेट पाना शायद संभव नहीं है। हम अपने इन्हीं मेहमानों के साथ इस बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार,
आदाब।